प्रोजेक्ट 5054 कोर्स कोड है, ठीक है। पेपर 2 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर 2024, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स का ये पेपर होता है, आप लोग का 1 आवर 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ जेट स्की इज अ टाइप ऑफ बोट दैट कैरीज 1 और 2 पीपल एंड ट्रैवल एट हाई स्पीड ऑन वाटर, ठीक है। और जाहिर है कि ये एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बनाई जाती है। फिगर 1.1 शोज a student राइडिंग ऑन अ जेट स्की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट उसकी कहाँ है? लेफ्ट साइड पे, ये फॉरवर्ड है, क्लियर। इस डायरेक्शन में वो आगे मूव कर रहा है, इज इट क्लियर? वो कह रहा है कि और जेट स्की जो है वो कहाँ जा रही है? आगे जा रही है, ठीक है। और जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है, ठीक है। जाहिर है एक्शन रिएक्शन पे ही काम करेगा। अ हाई स्पीड जेट ऑफ वाटर इज फेस्ड is forced backwards out of the back of the jet ski by a pump inside the jet ski। इसके आगे पंप होता है, वो पंप क्या करता है? वो पंप जो है, जिसके आगे पंप होता है, वो पंप वाटर को पीछे फेंकता है, बदले में ये खुद आगे जा रहा होता है, क्लियर। वो वाटर पे फोर्स अप्लाई करता है, वाटर इसको पुश करता है आगे की तरफ, पंप को आगे पुश करता है, क्लियर है। सो कह रहे the pump increase the momentum of water that is forced backward out of the back of the jet ski। Complete the word equation to show the relationship between the resultant force on an object and the change in momentum of the object। So let's talk about it। Resultant force। तो resultant force का फार्मूला यू नो दैट resultant force कितने किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के, ठीक है। resultant force किसके बराबर होते हैं? चेंज इन मोमेंटम, एक सेकेंड। सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऐसा ही होता है। अब आप इसे वर्ड में कैसे लिखोगे? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। सो यू नीड टू राइट, तुमने तुमने क्या लिखना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो, या मोमेंटम इंक्रीज अपॉन टाइम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मोमेंटम मोमेंटम इंक्रीज, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। सो उसने वर्ड इक्वेशन बोली है, सो यू नीड टू राइट हियर वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड में ही लिखना है, सिंबल नहीं लिखना है, क्लियर हो गई बात? ठीक है। आगे आगे क्या कह रहा है कि इन 2 सेकेंड्स द पंप increases the backward speed of 1 kg of water by 30 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो उसने कहा कि उसने स्पीड कितनी इंक्रीज की? बाई 30। बाई का मतलब होता है चेंज, ये चेंज को शो कर रहा होता है। सो डेल्टा वी इज 30 मीटर पर सेकेंड, मास गिवन है 180, टाइम गिवन है कितना? 2 सेकेंड का। कैलकुलेट द बैकवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन वाटर, यानी वो ये कह रहा है कि आप वो फोर्स निकालो, ठीक है। वो फोर्स निकालो जो ये वाटर पर बैकवर्ड लगा रहा है। वाटर पर बैकवर्ड जो फोर्स है, इसको एफ बी कह दो, ये लगा रहा है। और बदले में वाटर जो फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, जाहिर है वो भी इतनी ही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कह रहा है जो फॉरवर्ड फोर्स होगी वो बैकवर्ड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, खैर। सो बैकवर्ड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, सो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं बैकवर्ड फोर्स, ठीक है। सो कितनी बैकवर्ड फोर्स आपको पता ही होता है? डेल्टा पी अपॉन टाइम। इसकी जगह आप एम डेल्टा वी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, सही है। तो मास कितना है? 180 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वेलोसिटी 30 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड। सो आप कर लीजिए कितना होगा? 2700, 2700 किलोग्राम, डायरेक्ट न्यूटन लिख दें आप, ठीक है। सो 2700 न्यूटन, ठीक। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 2700 न्यूटन, क्लियर। आगे चले, आगे मूव करते हैं। फोर्स आ गई, लेकिन कौन सी फोर्स है? ये वो बैकवर्ड फोर्स है जो जेट्स की वाटर पे लगा रहा है, ऑन वाटर। अब वाटर कितना उस पे लगाएगा वो बाकी की बात है, ठीक है। अच्छा, यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ फॉरवर्ड देयर इज अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द जेट्स की। जेट्स पे फॉरवर्ड फोर्स क्यों लग रही है? तो सीधी सी बात है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसी को आपने एक्सप्लेन करना है इस सिनेरियो के अंदर रहते हुए, ठीक है। सो आप क्या करेंगे? अब आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप? कि जो जेट्स की है वो वाटर पे बैकवर्ड फोर्स लगा रही है, और जो वाटर है वो उस पे फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे जेट्स की, ठीक है, ठीक है, जेट्स की एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन बैकवर्ड फोर्स ऑन वाटर, बैकवर्ड फोर्स ऑन वाटर, ठीक है। बैकवर्ड फोर्स उस पे लगा रही है एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट जेट्स की एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन अ वाटर, एज अ रिजल्ट वाटर exerts
equal and opposite force on jet ski। कह रहे हैं आधी बात समझ, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन ये मैंने आपको बताया भी था, ये इनकम्प्लीट है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है, उनको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना नहीं है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन खत्म, ये नहीं है। उसकी केसेस भी मैंने बताए थे कि उसमें फोर्सेस का सेम टाइप का भी होना जरूरी है, फोर्सेस का डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे भी लगना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा, गलती करके मत आइएगा। ठीक है, ये जरूरी है वरना आपका आंसर गया। रेस्टोरेंट हैज अ मास ऑफ 70 केजी। रेस्टोरेंट has a mass of 70 kg and jet ski has a mass of 280 kg. Okay? Use your answer in A2 to determine the acceleration of the student and the jet ski when no resistive force acting on it. क्या मतलब? वो क्या ये रहेगा भाई, जो सुनना वो फॉरवर्ड फोर्स थी वो कितनी है, हमने पता किया कितने न्यूटन की निकाली हमने 2700 न्यूटन की। तो जाहिर है कि जो ये बैकवर्ड फोर्स है, तो जाहिर है जो फॉरवर्ड फोर्स होगी वो भी 2700 न्यूटन की होगी। ठीक है, अच्छा भाई ये भी पता चल गया। अब वही कह रहा है कि अज्यूम करो कि कोई बैकवर्ड और कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, यानी वाटर के साथ जो रेजिस्टेंस हो रही है वो सब नहीं है, एयर के साथ जो रेजिस्टेंस हो रही है अज्यूम करो वो सारी की सारी जो रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, वो सब की सब जीरो है। तो इसका मतलब है कि अब जेट्स की जो आगे जा रही है वो टोटली 2700 न्यूटन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी फोर्स पे जा रही है। अब वो कह रहा है कि ये जो फॉरवर्ड फोर्स है इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, जो वो कहना चाह रहा है, और क्या निकालो, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो उस जेट स्की की। अच्छा, अब जेट स्की की और उस पे जो लड़का बैठा हुआ है इनका जो मास है, ठीक है, वो मास इसने मिलाकर दिया हुआ है। बच्चे का मास जो है वो 70 केजी है और जेट स्की का जो मास है वो 280 है। ठीक है, सो 280 प्लस 70 कर ली तो 350 किलोग्राम का मास बनता है। सो टोटल मास 350 किलोग्राम का, जो कि जाहिर है कि इसमें मौजूद है जेट स्की में। और फॉरवर्ड फोर्स 2700 न्यूटन की है, जो कि रिजल्टेंट फोर्स मानी जाएगी, क्योंकि क्योंकि बैकवर्ड कोई रेजिस्टिव फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, ये चीजें नहीं है। अच्छा, अब क्या बचता, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज रिजल्टेंट, एफ आर मींस रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बराबर है एम ए के। रिजल्टेंट बराबर होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मैंने कहा कि बैकवर्ड कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, उसने पहले ही बोला हुआ है, तो आप एफ को जीरो कर दें। ये रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, स्मॉल एफ। और फॉरवर्ड फोर्स है वो 2700 की हो गई, ये जीरो। और मास कितना है, टोटल मास 280 प्लस 70 कर लें, प्लस 70 कर लें, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। सब आप 2700 को डिवाइडेड बाई 350 करें, तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगी, क्या वैल्यू है बताइए जी। तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर में 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, आ रही बात समझ? द जेट स्की रिच द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो कह रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट एंड जेट स्की एट दिस स्पीड। ठीक है, इस स्पीड पर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता कीजिए क्या वैल्यू। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ मल्टीप्लाई बाई 280 प्लस 70, 280 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर। जी, क्या वैल्यू बनती है, प्लीज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सो मैं भी कर लेता हूँ 1/2। प्लीज कैलकुलेटर लेकर बैठा करें अपने साथ। सर 70,000। जी, 70,000। 70,000 जूल्स। क्लियर, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप। फॉर्मूला लाजमी लिखिएगा, एक नंबर है, एक नंबर करेक्ट सब्स्टिट्यूशन का और एक नंबर जो आंसर का एक्यूरेसी का। सर नहीं मतलब उन्होंने 2700 माइनस जीरो को किया। हाँ, 2700। माइनस जीरो। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ उसको? और हम लोगों ने वो क्यों किया, लाइक हम लोग वो सीधे नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं, कभी जिंदगी में ये हरकत नहीं करना। उसकी वजह है कि अभी तो रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, बच गए तुमने डायरेक्ट इससे डिवाइड करा दिया। अगर तुम ये लिखते 2700 किसी प्लस टू एम ए लिखते, अभी तुम बच जाते, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। जब रेजिस्टिव फोर्स आती किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तुम आंखों से आंसू निकल जाते, क्योंकि तुमने सही ट्रैक ही फॉलो नहीं किया। 2700 देखो समझना, जब 2700 से तुमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया ना, तुमने दूसरी फोर्स ली ही नहीं जो यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हो सकती है। तो तुम उसको जीरो लिखना सीखो, ताकि तुम हमेशा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लिखो, इट इज द डिफरेंस और सम ऑफ द टू फोर्सेस। तुम ये लिखना सीखो, तुम्हें यही लिखना सिखा रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज अगर तुम मिस करोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके तुम जो है वो फॉल करोगे।
और गलती होगी तो फिर वो मार्क्स जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ उस गलती से बचो। क्लियर है, समझ आई? अ ग्लास ऑफ बीकर एम, ठीक है, अ ग्लास ऑफ बीकर एम, वो कह रहा है कि इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो कह रहा है कि वो रेस्ट पे है, ठीक है। द बेस ऑफ द बीकर इज अ सर्कल विद अ रेडियस आर, ठीक है, इसका जो बीकर का जो बेस है वो सर्कुलर है और रेडियस आर है। द बीकर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एम एन आर। कह रहा है कि आपने क्या निकालना है, प्रेशर का इन इसके प्रेशर का फॉर्मूला निकालें, एक एक्सप्रेशन बताएं इस पे जी एम और आर मौजूद हो। कर लेते हैं। तो आपको पता है प्रेशर का जो लिक्विड का प्रेशर होता है इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, वैसे तो रो जी एच यूज करते थे, एनीवेज खैर हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स की जगह जाएगा उसका वेट आ जाएगा, क्योंकि हम बेसमेंट पे प्रेशर अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, और चूंकि सर्कुलर एरिया है सर्कुलर, तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो वेट की जगह एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। 2 मार्क्स आप, आ रही बात समझ? जी, आ रही बात समझ? तो आपका ये एविडेंस 1 नंबर आपको मिलेगा इस एविडेंस पे कि प्रेशर इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कैसे? ये रहा, ये प्रेशर है, इसको आपने लिंक कर दिया किससे? ये प्रेशर है, ये लिंक कर दिया आपने एरिया से। तो 1 नंबर इस रिलेशन पे मिलेगा और 1 नंबर इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे, इस फॉर्मूले पे के करेक्ट आंसर पे मिलेगा, ठीक है। आ जाइए। अब वो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनवाएगा आपसे। फिगर 2.1 shows the beaker being filled with a liquid from container X। कंटेनर X का टैप खोला और टैप खोलने के बाद दूसरा जो कंटेनर है बीकर है उसमें वाटर जो है वो फिल किया गया। अच्छा, इनिशियली द बीकर इज एम्प्टी, ठीक है, ये बीकर एम्प्टी है, तालियां होनी चाहिए भाई। एट टाइम t is equals to 0 the tap is open and the liquid from container X flows slowly into the beaker at a constant rate, ठीक है। ये कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है। कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है? कांस्टेंट रेट को समझना भाई, कांस्टेंट रेट का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है इसमें से वो टाइम के साथ, यानी हर 1 मिनट पे फर्स्ट करो अगर 10 मीटर क्यूब जा रहा है तो दूसरे मिनट पे भी 10 मीटर क्यूब, तीसरे मिनट पे भी 10 मीटर क्यूब, तो ये कांस्टेंट रेट है। क्लियर, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अच्छा, अब जब रेट कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझना। अब मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ इसको, बहुत ये बहुत अहम है। एट टाइम t is equals to 0 the tap is open and the liquid from container flows into the liquid in the beaker at the constant rate। एट टाइम t is equals to कैपिटल T। अब कैपिटल T कोई भी टाइम हो सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कोई भी। द लिक्विड स्टॉप्स फ्लोइंग इनटू द बीकर, इस लिक्विड जो है वो बंद हो गया बहना, ठीक है। आगे कह रहा है स्केच ऑन फिगर 2.2 state how the pressure exert on the horizontal surface varies between t is equals to 0 to t is equals to 2 t2। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि लिक्विड जो बहा बहा जो लिक्विड फ्लो हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ? वो जाहिर है कि वो यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। जो लिक्विड आपका फ्लो हुआ, ठीक है, वो कहाँ हुआ? वो 0 से टाइम t तक यहाँ तक कहीं हुआ, उसके बाद बहना बंद हो गया। अब चूंकि आपका वॉल्यूम का फ्लो रेट कांस्टेंट था तो प्रेशर भी आपका उस टाइम तक क्या रहेगा भाई? कांस्टेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखिए, कांस्टेंट इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं, कांस्टेंट इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये इधर इधर वाटर नहीं है और ये बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है, बिल्कुल एम्प्टी है, मान लीजिए, ठीक है, ये सब खाली पड़ा हुआ है। जब ये खाली है तो अगर मैं नीचे लेट से कोई फिजिकल बैलेंस रख दूं, और फिजिकल बैलेंस का वेट में मेजर करेगा, और प्रेशर का फॉर्मूला है वेट पर यूनिट एरिया। जरा ध्यान लगाइए, जिस वक्त अभी टैप ओपन नहीं हुआ t इज इक्वल टू 0 सेकंड है, ध्यान लगाइए, सुनिए, बताइए जिस वक्त टैप ओपन नहीं हुआ क्या उस वक्त इस पे कोई रीडिंग नहीं आएगी? स्पीकर का अपना मास नहीं होगा? स्पीकर का अपना मास नहीं होगा? क्या इस पे कोई रीडिंग नहीं आएगी? 20 ग्राम, 30 ग्राम, कोई रीडिंग नहीं आएगी ग्राम्स के फॉर्म में? नहीं आएगी क्या? आएगी, बिल्कुल आएगी, मास आएगा। उस मास को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करने के बाद आगे जो है डब वेट की जगह एमजी में मास पुट कीजिए, जी पुट कीजिए, एरिया से डिवाइड कीजिए, क्या प्रेशर नहीं आएगा? आएगा। तो जिस वक्त टैप क्लोज था,
टाइम 0 सेकंड था, उस वक्त भी स्पीकर के अपने मास की वजह से कोई ना कोई प्रेशर मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड होगा, यहाँ पर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड होगा, तो उस वक्त प्रेशर यहाँ से स्टार्ट ग्राफ नहीं करेगा, ठीक है। प्रेशर उस वक्त कोई ना कोई मौजूद होगा यहाँ पे। इसने स्केच करने के लिए कहा है, सो वी नीड टू स्केच, सही है। सो ग्राफ आपका यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, कोई ना कोई प्रेशर होगा। और जाहिर है जैसे जैसे पानी इसमें ऐड होता चला जाएगा, प्रेशर क्या होता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्रेशर तो इंक्रीज होगा, लेकिन सवाल है कि आपने ये वाली जो लाइन है, ये जब तक टैप खुला हुआ था, ये लाइन आपने लीनियरली क्यों इंक्रीज की है? आपने ऐसे ये पैराबोलिकली इंक्रीज क्यों नहीं की है? इस तरह या इस तरह इंक्रीज क्यों नहीं की? आपने ये स्ट्रेट लाइन क्यों इंक्रीज किया? ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा, पानी भर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह ये कांस्टेंट रेट का वर्ड उसने कहा है। कांस्टेंट रेट से पानी फ्लो कर रहा है, यानी V अपॉन T का रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर भी कांस्टेंटली इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? समझ आई बात? इसको आप लिंक भी कर सकते हो। आपका फॉर्मूला होता है प्रेशर का रो जी एच। आप इसकी जगह फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये कर सकते हो। एरिया को उधर भेज दो, रो रो जी और वी हो जाएगा, ठीक है। यही है ना फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये उधर चला जाएगा। अब आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हो, इसमें ये गौर से देखना, मैं अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, तो जरा ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये है सवाल में, ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से। तो भाई जाहिर सी बात है, फोर्स भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी? जब फोर्स कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, तो जाहिर है प्रेशर भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, फैक्ट है। तो इस वजह से मैंने क्या किया भाई, इस लीनियर लाइन बनाई है, ठीक है। इसको इस तरह से कर्व या ऐसे कर्व नहीं बनाया। अगला सुनो, यहाँ पर टैप क्लोज हो गया है, टी पर टैप क्लोज हो गया है, क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर चेंज नहीं होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल। समझ आई बात या नहीं आई? कह रहे हैं टेक्निकली लेके चल रहे हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जिसके समझ में नहीं आया उसी वक्त ग्रो को प्लीज पूछो, डिले नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 3.1 शोज अ लेबोरेटरी फ्रीजर। ये एक फ्रीजर है लैब का, और उसमें जाहिर है कि ये कॉपर का कॉइल लगा हुआ है, इसी से जाहिर ठंडी हवा बाहर आती है और एक कन्वेक्शनल करंट जनरेट होता है, ठीक है। इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं, कन्वेक्शन करंट यूं जनरेट होगा ऐसे, क्लियर? इस तरह से जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, डेंसर से मुराद जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिनका वॉल्यूम जो है वो कम होगा, वो जाहिर है सेटल डाउन होंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे, और जो लेस डेंसर होंगे वो ऊपर राइज करेंगे। अच्छा, डेंसर पार्टिकल्स कौन से होते हैं? डेंसर पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से उनके पार्टिकल जो दूर दूर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो करीब आ जाते हैं। उनके करीब आने की वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास चेंज नहीं होता। डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज करो तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो जो वो पार्टिकल जिनका टेम्परेचर कम है, ठीक है, जो कोल्ड है, ठीक है, जो कोल्ड एयर बाहर रही है, यूं बाहर आ रही है, उनका टेम्परेचर कम है, सो उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो डेंसर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होंगे, और जो लेस डेंसर पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर? आ रही बात समझ में? इस तरह से कन्वेक्शन करंट इस फ्रीजर के अंदर जनरेट होता है। ये है कहानी। अब आप आगे आ जाइए। द डोर इज क्लोज एंड द फ्रीजर इज स्विच ऑन एंड द कूल लिक्विड इज पम्प थ्रू द copper pipe at the top of the freezer. The temperature of the air next to the copper pipe decreases quickly. Explain how the temperature of the rest of the air in the freezer decreases. पूरी कहानी आपने बतानी, 3 मार्क्स का सवाल होगा लास्ट में। अब देखिए, जो यहाँ पर इस पाइप के बाहर इधर जो भी एयर होगी ना, ठीक है, वो एयर को जब लो टेम्परेचर मिलेगा, तो वो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, जो डेंसर होगी तो सेटल डाउन होगी। क्लियर? जैसे बलून की कहानी होती है, बलून ऊपर आता है क्योंकि बलून के अंदर हीलियम फिल होता है, और हीलियम की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम है, ठीक है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो अब आप आगे चले जाइए यहाँ पे, अब इसको लिखिए, ठीक है। एयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू द कॉन नेक्स्ट टू द पाइप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स on down the temperature
ठीक है, ऑन लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने में, एंड इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी, अपनी डेंसिटी वो इंक्रीज करता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब ये दिस एयर, दिस कोल्ड एयर is settled down, is settled down, ठीक है, और due to its high density, ठीक है, आ रही बात समझ में? वार्म एयर, चूंकि गर्म हवा नीचे होगी, warm air at the bottom of fridge, freezer, ओके, जो कि बॉटम पे फ्रीजर के जो बॉटम पर उसका क्या होगा, राइजेस क्लियर हो गई बात? क्या कह रहा है? द थिक इंसुलेशन शोन इन फिगर 3.1 इज मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, ठीक है। अब थिक इंसुलेशन का है जी भी देख लेते हैं, ठीक है, ये रही थिक इंसुलेशन इसके अंदर होती है, ठीक है, इट मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, ठीक है, द प्लास्टिक मटेरियल इन द इंसुलेशन इज अ पुअर थर्मल कंडक्टर, डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ प्लास्टिक मटेरियल। वो कह रहा है कि थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है प्लास्टिक मटेरियल के थ्रू, जाहिर है वो कह रहे हैं कि वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। हालांकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होगी, हीट लॉस तो होगी, वो कैसे होगी? तो याद रखिएगा, सॉलिड में होता है कंडक्शन, रुकिएगा जरा सुनिए, और कंडक्शन में दो बातें अहम है, एक तो थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स कह लें, एटम कह लीजिए, जिसको आप मेटल में लेटेस्ट वाइब्रेशन कहते हैं, पार्टिकल्स हिलते हैं और एक दूसरे के करीब आके एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो मेटल में होते हैं, तो यहाँ पे तो कहानी हो नहीं सकती क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, ठीक है। सो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन वाला सीन तो हट जाएगा यहाँ से, आपका सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा, इस पे बात करेंगे आप। क्लियर है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, कोलाइड करते हैं, करीब आते हैं और एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? आइए इस पे लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? डिस्क्राइब हाउ द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू द प्लास्टिक मटेरियल, ओके, पार्टिकल्स particles of plastic, particles of plastic vibrate and collide with each other, collide with each other and transfer energy to their, किसको? अपने नेबरिंग पार्टिकल को, नेबरिंग पार्टिकल। इज इट क्लियर? ये है दो मार्क्स, एक तो वाइब्रेशन है, कोलिजन है, और ट्रांसफर करें अपने नेबरिंग पार्टिकल को, ठीक है, इस पे दो नंबर मिल जाएंगे। द प्लास्टिक मटेरियल also contains a large number of small air bubbles, उसमें एयर बबल होती है, वो क्या करते हैं? एयर को ट्रैप कर लेती है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे कि ये फर्ज करो, ये वॉल है, उसमें छोटे छोटे एयर बबल है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एयर बबल है। अब इसमें से ये यहाँ से अगर हीट आएगी तो यहाँ से इस जगह में एयर मौजूद है, एयर जो है वो ट्रैप है, और ट्रैप एयर की वजह से यहाँ से बीच में खाली जगह है, सिर्फ उसमें एयर है, तो हीट उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकती। इसलिए नहीं ट्रैवल कर सकती, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती, कंडक्शन के लिए सॉलिड चाहिए, पार्टिकल्स वाइब्रेट हो, और कन्वेक्शन के लिए होना चाहिए कन्वेक्शन करंट, उसके लिए एयर का मूव करना जरूरी है, तो एयर तो अंदर ट्रैप फंसी हुई है, तो वहां से जो भी सामने से हीट आएगी वो इसके थ्रू नहीं ट्रैवल कर पाएगी, क्योंकि कंडक्शन हो नहीं रही है। कंडक्शन के लिए पार्टिकल्स वाइब्रेट करना जरूरी है, ऑल तो इसमें भी कर रहे होंगे वाइब्रेट, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि एयर ट्रैप है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है उन पार्टिकल्स में गैप ज्यादा है, इसलिए कंडक्शन नहीं हो पाएगी सही से, ठीक है, बहुत बैड कंडक्शन होगी। और इसी के अंदर
ठीक है, एयर भी ट्रैप है और एयर मूव नहीं कर रही तो कन्वेक्शन करंट भी जनरेट नहीं होगा। तो सिर्फ अगर हीट ट्रांसफर होगी तो वो रेडिएशन के थ्रू होगी और कोई रीजन और कोई और तरीका कार नहीं है। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, वो यही कह रहा है कि अब आप लिखें कि इज एयर इज ट्रैप, एयर इज ट्रैप। तो एयर ट्रैप है उसके अंदर, इनसाइड बबल्स, बबल्स में एयर ट्रैप है, which which reduces convection। ओके, कन्वेक्शन भी रिड्यूस करेगी एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज व्हाई इट आल्सो restrict the conduction। कह रहे हैं? आ रही बात समझ में? इस तरह से 3 नंबर मिलेंगे। एयर ट्रैप का 1 नंबर है, कन्वेक्शन को प्रिवेंट करने का 1 नंबर है और कंडक्शन को रोकने का भी 1 नंबर है। यानी ये बताना कि वो बैड कंडक्टर है तो ज़ाहिर है वो कंडक्शन को भी स्टॉप करेगा। ये ठीक है? आ रही बात समझ? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फिगर 4.1 shows a large ring that is sealed at the nozzle by wax। ये ठीक है? क्या कह रहा है? There is a piston inside the syringe। वो कह रहा है कि there is a piston inside the syringe। ठीक है? यहाँ पर सिरिंज में क्या मौजूद है? पिस्टन मौजूद है। ठीक है? और ये द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द सिरिंज इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो प्रेशर है इस वक्त P1 वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वॉल्यूम इस वक्त कितना है? ठीक है, वो 1.2 एक्सपेंड नेगेटिव 4 मीटर क्यूब है। ये रहा वॉल्यूम। क्लियर? ये है इस वक्त V1 कर लो, प्रेशर है P1। एरिया ऑफ द एंड ऑफ द पिस्टन दैट इज इन कांटेक्ट विद द एयर इज 3.5 एक्सपोनेंट -3। इसका जो एरिया है इस तरह से जो भी एरिया होगा सिलेंडर का या जो भी सर्कुलर एरिया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एरिया इतना दिया हुआ है। द फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड द सिरिंज इज नेग्लिजिबल। पिस्टन को जो है उसके दरमियान फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल किया है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द सिरिंज। सो फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये कितना है? 1.0 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 3.5 इंटू 10⁻³ ये बनता है 350 न्यूटन की फोर्स आपने अप्लाई की है। क्लियर? आ रही बात समझ? 2 मार्क्स हैं, फॉर्मूला लिखिए और करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कीजिए, 1 नंबर मिलेगा आंसर का। द फोर्स ऑन द पिस्टन इज इन A1 इन वेयर A1 एक्स टू द राइट। वो कह रहा है कि जो आपने फोर्स निकाली है, ठीक है, 350 न्यूटन, वो राइट साइड पे लगा रहा है एयर। ठीक है? कितनी लगा रहा है? 350 न्यूटन एयर इस पे लगा रहा है। ठीक है? अब क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई द पिस्टन डज नॉट मूव टू द राइट। वो कह रहा है कि ये पिस्टन इस फोर्स के लगने पे राइट वर्ड क्यों मूव नहीं कर रहा? क्योंकि इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो पीछे से एटमॉस्फेयर लगा रहा है। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, या एटमॉस्फेयर है। ठीक है? एटमॉस्फेयर इतनी फोर्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है और ये मूव नहीं करता। ठीक है? सो आप लिखेंगे एन इक्वल एंड अपोजिट force is applied by atmosphere, is applied by atmosphere, okay, to put the sun in equilibrium। आ रही बात समझ? उसे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसकी रिजल्टेंट फोर्स को 0 करने के लिए आप चाहे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। क्या? नेक्स्ट है द पिस्टन इज नाउ पुल्ड टू द राइट बाय एन एडिशनल फोर्स। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द सिरिंज डज नॉट चेंज। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल व्हाई द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिरिंज डिक्रीजेस। वो कह रहा है कि भाई अब आपने अप्लाई की एडिशनल फोर्स। ओके, यू हैव अप्लाइड एन एडिशनल फोर्स। आपने एडिशनल फोर्स अप्लाई की और एडिशनल फोर्स अप्लाई करने के बाद जब आपने इसको बैकवर्ड खींचा, सो बैकवर्ड खींचने की वजह से ये हुआ
कि जाहिर सी बात है कि ये जो अंदर का वॉल्यूम था ये इंक्रीज हो जाएगा, ये शिफ्ट करके सपोज इधर आ गया। सो ये अंदर वाला एरिया जो था, अंदर वाला जो स्पेस था ये इंक्रीज हो गया। जब अंदर वाला स्पेस इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो सवाल है ऐसा क्यों हुआ? आओ जरा इस पे बात करते हैं। ठीक है, ये है कहानी। अब इस पे लिखते हैं इसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले तो वी नो दैट कि एज द पार्टिकल्स हिट द वॉल फ्रीक्वेंटली, ओके, ओके, इसको एज भी करो, द पार्टिकल हिट्स द वॉल फ्रीक्वेंटली कर दो। ठीक है, द पार्टिकल हिट्स द वॉल फ्रीक्वेंटली एज एज द क्या फोर्स is applied, या as the additional force is applied, as the additional force is applied, ओके, जैसे कि जैसे एडिशनल फोर्स अप्लाई की गई तो इससे क्या हो गया, अप्लाइड ऑन द पिस्टन। ठीक है, जैसी उस पे एडिशनल फोर्स अप्लाई की गई, सो अब जो पहले फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहा था, जगह कम थी, फ्रीक्वेंट कोलिजन था, अब उस जगह ज्यादा होने की वजह से अब वो फ्रीक्वेंट कोलिजन जो है वो कम हो गया, लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन इज देन ऑब्जर्व्ड। ओके, लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन जो है वो ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन का मतलब क्यों, और क्यों ऑब्जर्व हुआ, ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम। अब जाहिर है कि जब जगह ज्यादा है और लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन है, पहले फर्ज करो पहले 1 मिनट में 10 दफा कोलिजन हो रहा था, अब दूर चले गए तो अब 1 मिनट में 5 दफा कोलिजन होगा, तो फ्रीक्वेंट कोलिजन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, स्पेस ज्यादा होने की वजह से। इज इट क्लियर? ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, तो अब लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन है, अब लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन का मतलब है कि लेस वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, या लेस मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, ड्यू टू विच, कैसे लेस मोमेंटम चेंज होगा इसको समझना भाई। अगर फर्स्ट करो एक पार्टिकल यूं आके टकरा रहा है, टकरा के वापस जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, पहले अगर -10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, अब जाते वक्त +10 मीटर पर सेकंड है, तो भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी चेंज होगा, और आपको पता है मोमेंटम चेंज होने का मतलब फोर्स है, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यही करेंगे हम। फ्रीक्वेंट कोलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हैंस ड्यू टू लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी कम चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो भी कम हो जाएगा। लेस रिजल्टेंट फोर्स एंड हैंस लेस प्रेशर विल बी ऑब्जर्व। कह रहे हैं, आ रही बात समझ, ये लिंक करना है। ठीक है, मार्क स्कीम के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है यहाँ के आगे, लेकिन ये चीज लिंक करेगी, लाजमी लिंक करेगी। ठीक है, सो कैलकुलेट द प्रेशर। अब आगे चलें, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द सिरिंज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एयर इज 1.5। सो देखिए फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सो वी कैन यूज बॉयज लॉ। ठीक है, सो बॉयज लॉ में क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, सो while the temperature is kept constant, so P1 क्या है, 1 into 10⁵, वॉल्यूम क्या है, 1.2 into 10⁻⁻⁴। आई थिंक यही वॉल्यूम था, चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना, 1.2 एक्सपोनेंट -4। P2 कितना है, 1.5 into 10⁻, ठीक है, 1.5 into 10⁻, कितनी है, इंटू 10⁻, प्रेशर कितना है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज कर दिया ना उस टाइम, सही है, तो नया प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, तो V2 ये रहा, और P2 आपका जो है आपको निकालना है। क्लियर? तब आप यहाँ से P2 निकाल लीजिए। सबसे पहले आपकी पावर -4 से -4 को कैंसिल कर दीजिए, ये -4 है, इसको कैंसिल कर दीजिए।
और बाकी को रीअरेंज कर लीजिए। जब आप रीअरेंज करेंगे तो 1.0 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1.5 कर लीजिए। ठीक है जी, आंसर बताएगा कोई? सो मेरे ख्याल में ये आएगा 0.8 इंटू 10⁵ पास्कल या P2 is equals to 8 into 10⁴. So 8 into 10⁴ पास्कल। क्लियर? आ रही बात समझ? नेक्स्ट चलते हैं। सम क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है तो ये लाइट से रिलेवेंट है, क्योंकि ये लेंसेज की क्लासेस की बात कर रहा है, ठीक है? अब आप देख लीजिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सम क्लास lenses are converging lens and other are diverging lens. Draw the cross section of a diverging lens. डाइवर्जिंग लेंस का क्रॉस सेक्शन बताइए। डाइवर्जिंग तो इस वजह से सो डाइवर्जिंग लेंस अगर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो इधर समझ लीजिए। डाइवर्जिंग लेंस इस तरह का लेंस होता है, ठीक है? ये तो मैंने लगाया है ना दूर की नजरों के लिए, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है? इस तरह से होता है। बहुत ज्यादा पतला भी मत कर दीजिएगा, बीच से कुछ और ही लगना शुरू हो जाए। क्लियर है? इस तरह का डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है? क्रॉस सेक्शन बनाना है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो ये बीच में से ये पतला है और यहाँ से ये थिकर है। क्लियर? आ रही बात समझ में? और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक नंबर मिल जाएगा। फिगर 5.1 shows the cross section of the converging lens, the principal axis and the two principal focus। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? और प्रिंसिपल फोकस की जहां तक बात है वो क्या है भाई? प्रिंसिपल फोकस वो ये है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फोकल लेंथ है, ठीक है? और ये फुल स्केल जो है वो ग्रिड है, यानी ये 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर पे शो कर रहा है। क्या कर रहा है? A student places an object of height 2.1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना है 3.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। यूजिंग फिगर 5.1 डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं फिगर से फोकल लेंथ को कैलकुलेट कीजिए। उसे रखा कहाँ है? उसकी हाइट कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर पे, ठीक है? और कितना बोला है? और कितने डिस्टेंस पे रखा है? 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है? अच्छा जी, अब जरा इधर देखिए। 3 सेंटीमीटर का मतलब है कि 5 बॉक्सेस का 1 सेंटीमीटर है। तो जनाब यहाँ से स्टार्ट करें ओरिजिन से, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1, ठीक है, ये 2, ये सब सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद ये 3, ये 4, इस सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगी, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4। क्लियर है? आ रही बात समझ? अब क्या करना है सबसे पहले? उसने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट इसने बोली है 1.2। चलो भाई 1.2 सेंटीमीटर। अब 1.2 सेंटीमीटर का मतलब है कि मैं अगर 5 डिवाइडेड बाई, जाहिर है कि 1 सेंटीमीटर का है ना, सो 1/5 करूं तो ये 0.2 सेंटीमीटर आता है पर बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, ठीक है? सो 0.2 जो है सेंटीमीटर का एक स्मॉल बॉक्स है। अब आप ध्यान सुनिए, उसने 1.2 का है, तो 1.2 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है? और उसके बाद 1.2 की हाइट बोली ना, कितनी बोली है? सॉरी 2.1 की हाइट बोली है, चलें? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा, लेकिन हम इसके बीच में कहीं पे बनाएंगे, सही है? तो अब अगर हम हाइट बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? अब आप देखिए, जूम कर रहा हूँ, पूरा नहीं बनाएंगे आप, क्लियर? आप पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है? सिर्फ यहाँ तक, यहीं तक आप लोग आप लेके चलेंगे, ठीक है? यहाँ तक, ये है आपका 2.1 सेंटीमीटर की हाइट, क्लियर? अब इस 2.1 सेंटीमीटर की हाइट है, लेकिन उसने कहा था कि 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पे बनाओ, तो हम 3 सेंटीमीटर पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। यही कहा था ना भाई, 3 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है? सो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको ओ लिख दीजिए, ठीक है? ये है ऑब्जेक्ट, क्लियर? अच्छा, अब ये मैंने बना दिया। दूसरा उसने क्या किया? फोकल लेंथ पता करो। सो भाई फोकल लेंथ भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर ये देखिए, ये है पूरा 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। सो ये 1 था, ये 1.2, ये सॉरी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1.2 है,
ये 1.4 है, ये 1.6 है, ये 1.8 है। सो फोकल लेंथ जो होगी यहाँ तक वो 1.8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फोकल लेंथ कितने की है, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को भी मैंने बना दिया, उसने अब तक बोलने बोला नहीं था लेकिन मैंने बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब वो कह रहा है ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ अ वर्टिकल एरो ऑफ हाइट 2.1 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस एंड लेबल द एरो ओ। वो मैंने कर दिया, द एरो इज द ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे, अगले पे चलते हैं। ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ टू रेज फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एरो टू फाइंड द टिप ऑफ द इमेज। ठीक है, आप इमेज बनानी है दो एरो से, ड्रॉ अनदर एरो टू शो दिस इमेज। ठीक है, दो एरो से हमने ये काम करना है। ठीक है, दोनों के टिप से काम करना है। आइए करते हैं। सो रूल अप्लाई करेंगे भाई। फर्स्ट रूल तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पहला रूल तो हम अप्लाई करेंगे कि इसके टिप से एक लाइन निकलेगी, रे निकलेगी, और वो निकल के सेंटर से पास होगी। क्लियर, ये हमने सेंटर से पास करा दी, ये रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल कौन सा अप्लाई करें? अच्छा भाई, सेकंड रूल आपकी मर्जी, आप कोई सभी अप्लाई कर दो। आप यहाँ से भी लाइन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस गुजार के यहाँ से फोकस से गुजार सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरी आदत मैं ऊपर वाला रूल कम ही यूज करता हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे वाला करता हूँ, तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर ये पास हो रहा है तो आप कर सकते हो भाई। कह रहे आ रही बात समझ, ये दोनों रूल अप्लाई हो गए। ठीक, 2 मार्क्स लाइन के मिले, रेस के मिले हैं, और एक आपको एरो का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आप अब ये बन गई आपकी इमेज, और ये बनी है रियल इमेज, कि ये इन्वर्टेड है, याद रखिएगा। ठीक है, और सेम साइड पे नहीं है, अपोजिट साइड पे, दैट्स व्हाई ये रियल है, पता चल रहा है इसी से। ठीक है, और सेकंड ये, अगर मैं इसकी हाइट मेजर करना चाहूँ तो देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, और ये 3.2 सेंटीमीटर। सो इसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ इमेज है 3.2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, आ रही बात समझ? और अगर मैं इसका डिस्टेंस लेना भी चाहूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना चाहूँ बनी का है, तो ये 4 है, 4.2, 4.4, 4.6। ये जो इसकी लाइन आ रही है इधर, ये 4.6 पर आ रही है। क्लियर, समझ आई बात? 4.6 सेंटीमीटर पर। ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी। अब वो देखो, यकीनन मैग्नीफिकेशन पे ही बात करेगा। अगला सवाल ये भी हमने कर दिया। यूजिंग द इमेज मार्क ऑन द फिगर 5.1 इन BC डिटरमाइन द लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आपकी मर्जी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कर लो, या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अब मर्जी है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 3.2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.1। सबसे पहले हम करेंगे 3.2 अपॉन 2.1। सो 3.2 डिवाइड बाई 2.1, ये आती है 1, ऑलमोस्ट 1.52 आ रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 1.5 आ रहा है। क्लियर, अब डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। देखो, यहां से ये बन रहा है 3, ठीक है, और यहां से ये बन रहा है 4.6 का। सो आप देख लीजिए, अगर मैं इस रेशो से भी करूं, यानी ये इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो ये 4.6 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ये 3.0 है। अब अगर इसके रेशो से भी करें तो 4.6 डिवाइडेड बाई 3.0 करें, सो ये 1.53, यानी अगर मैं राउंड ऑफ करूं टू सिग्निफिकेंट फिगर पे तो 1.5। दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करें। ठीक है, आपका आंसर सेम आ रहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर में, दैट इज एक्सेप्टेबल। क्लियर, ठीक है। एक्सप्लेन वेदर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल। इट इज रियल। ठीक है, अपसाइड डाउन है, और लेंस की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड पे बन रही है। क्लियर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.1 shows the circuit symbol for a relay and two label and terminals। वो कह रहा है कि एक रिले सिस्टम है, यहाँ पर ये ए से लेकर बी तक ये करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटाइजिंग कॉइल है,
और इस अंदर कॉइल लगा हुआ है, जैसे ही करंट पास करेगा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसको जो रिले का स्विच है जो कि आयरन का या किसी मैग्नेटिक मटेरियल का, इसको अपनी तरफ खींचेगा और जैसे ही खींचेगा, इसके खींचने से ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा और ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। लेकिन होल्ड अ मिनट, जिस वक्त करंट इसमें से जाना बंद होता है, यानी अभी तो करंट जा रहा है, ये स्टिक कर गया, ये खुल गया, सब कुछ सेट हो गया। अब जिस वक्त करंट इसमें से जाना बंद करेगा तो अब क्या होगा, देखें इस स्विच के साथ इस तरफ एक लगा हुआ होता है स्प्रिंग, जो आपको शो नहीं किया जा रहा। वो स्प्रिंग क्या करता है कि जैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होती है कब, जब करंट पास करता है। तो जैसे ही करंट जो है वो जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाए, तो ये स्टिक करना बंद कर देता है, इसे खींचना बंद कर देगा। तो अब ये जो स्प्रिंग होगा ना, ये वाला स्प्रिंग, ये स्प्रिंग इसको राइट साइड पे खींच लेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा भाई, ये खुल जाएगा और दोबारा ये सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। और ओपन सर्किट की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, रिले ऐसे काम करता है। ठीक, इन्होंने शो नहीं किया हुआ। ठीक, अब आप सुनिए। बाय रेफरिंग टू 6.1 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ करंट पासिस फ्रॉम ए टू बी। वो कह रहा है जब करंट ए से बी तक पास करेगा, अब उसका इफेक्ट क्या होगा इधर वो बताइए। स्प्रिंग की बात छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, वो अभी इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसने कोई कंपैरिजन ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जैसे ही करंट यहाँ से पास होगा, इस स्विच के साथ क्या होगा, इस पे बात की जाए। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। क्लियर है? ठीक है, अब आइए चलिए अब लिखते हैं क्या, व्हेन द करंट passes through magnetizing ठीक है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कॉइल, it gets magnetized and attract relay switch which must be made up of soft magnetic material, say iron। कह रहे किसका बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है। And the switch is closed and the relay switch is closed। ठीक है, सर्किट इज क्लोज होता है, सर्किट के लिए हम क्लोज सर्किट का वर्ड यूज करते हैं, या रिले सर्किट कहते हैं, रिले सर्किट इज क्लोज कह लो या स्विच इज ऑन कह दो। ठीक है, इस तरह से कहानी हो जाएगी। क्लियर? फिगर 6, क्योंकि यहाँ पे क्लोज अगर लिखूंगा ना इसके साथ, उसका मतलब कुछ और निकल आएगा। सो फिगर 6.2 show the two circuit link with the relay। The heater transfer energy at a rate of 40 watt when it is connected to a 12 volt supply। ठीक है, when is with switch S is closed, जैसे इसको क्लोज करोगे, the variable resistor adjusted so that the resistors R increases from R to 0। अच्छा, अब सीन क्या है कि जैसे ही इसको आपने क्लोज किया तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करेगी, क्योंकि करंट पास करेगा। जब करंट पास करेगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके मैग्नेटाइज होने से ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, ये ऐसे सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, करंट पास करने से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसको बांधा हुआ है ऐसे। ठीक है, अज्यूम कीजिए। ठीक है, मतलब ये इससे यहाँ कनेक्ट हो जाएगा आगे जाके। क्लियर? जाहिर है कि क्लोज हो गया, यानी जब करंट पास करेगा इसमें से, जब करंट पास करेगा तो ये जो कॉइल है मैग्नेटाइज होगा, तो इसको, इस स्विच को अपनी तरफ खींच लेगा और स्प्रिंग एज इट इज लगा हुआ होगा उसके साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या सीन है
अब इन्होंने क्या किया कि वेरिएबल रेजिस्टर है ना, इसकी रेजिस्टेंस को आहिस्ता 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 डिक्रीज करना शुरू किया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आहिस्ता 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 क्या करना शुरू कर दिया, सॉरी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। चलिए, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ये ना आर से आर तक लेकर गए फ्रॉम जीरो, यानी इसकी रेजिस्टेंस को पहले ये जीरो थी, ठीक है? अब जीरो का मतलब करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा था, बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा था। इन्होंने उसको, इस रेजिस्टेंस को जीरो से बढ़ाकर कहीं पे आर कर दिया, कहीं पे आर ले गए, ठीक है? अब आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मान लो 10 किलो ओम्स पे ले गए, समझाने के लिए एक वैल्यू ले रहा हूं। अब ज़ाहिर है 10 पे ले जाने के लिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते-करते 10 पे लेकर गए ना। जैसे ही ये 10 किलो ओम्स पे लेकर गए, तो एक जादू हुआ, ठीक है? अब जादू ये हुआ कि मज़े की बात, अच्छा 10 किलो ओम वो वैल्यू थी एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि इस वक़्त वो हीटर की भी जो है यही रेजिस्टेंस बन गई। उसकी ऑपरेटिंग यानी हीटर की भी यही रेजिस्टेंस हो गई है। इसको आरएच कहते हैं। हीटर की भी यही रेजिस्टेंस हो गई। अब जब ये सिनेरियो डेवलप हुआ कि 10 किलो ओम, ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, इस पे ले गए और इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बराबर हुई। तो उस वक़्त अचानक से सीन ये हुआ कि आपने क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस आप इंक्रीज़ कर रहे हो। तो करंट का फ्लो फॉर एग्जांपल पहले अगर मान लो 5 एम्पीयर करंट है, तो करंट का फ्लो 5 एम्पीयर एम्पीयर से डिक्रीज़ होके फॉर एग्जांपल 1 एम्पीयर चला गया, ठीक है? यानी यहाँ जो करंट था अज़्यूम करो कि वो वैल्यू 5 से डिक्रीज़ होके 1 पे चली गई। जैसे ही 1 पे जाएगी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक पड़ जाएगी। वो इतनी वीक पड़ जाएगी कि वो इसको अट्रैक्ट करना बंद कर देगी और अचानक से ये जो स्प्रिंग है इसको क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ और ये जो रिले स्विच है ये फौरन से क्या हो जाएगा भाई, ये जो स्विच है ये ये ऑफ हो जाएगा। ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ये सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो करना है वो बंद हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? समझ में आई बात या नहीं आई? अब वो कह रहा है कि फिगर 6.3 शोज़ हाउ द पावर ट्रांसफर्ड इन 40 वॉट हीटर varies with R increases from 0. The graph shows a sharp decrease when the resistance R reaches RH. ठीक है? सो वो कह रहा है एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस ग्राफ। जाहिर है इसको एक्सप्लेन करना है, तो हमने जो अभी आपको जो समझाया है उसको एक्सप्लेन कर देते, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आइए, ठीक है? सो इनिशियली क्या हो रहा है कि जब सर्किट चल रहा है तो ये पावर कांस्टेंट है। जैसे ही इस जगह पर पहुंचे आर एच की इक्वल्स टू आर पहुंचा यानी 10 किलो ओम पे पहुंचा, तो फौरन से मैग्नेटाइजिंग जो कॉइल है उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो वीक पड़ गई और जो स्विच था वो दोबारा से क्या हो गया, खुल गया, सर्किट ओपन हो गया और करंट फ्लो करना बंद कर गया। तो ये आगे का सारा फैक्टर आप जीरो नजर आ रहा है, आगे की सारी डिस्टेंस आपको जीरो नजर आ रही है। क्लियर? मतलब आगे का सारा अभी भी देखो ना, पावर जब तक चल रही है, सुनना, पावर इसमें तब तक चल रही है जब तक ये सर्किट ऑन है। जैसे ही ये सर्किट ऑफ हो जाएगा पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हीटर में से जो पावर गुजर रही है वो पावर जीरो हो जाएगी। और पावर और सर्किट बंद कब हो रहा है, जब ये रेजिस्टेंस आर और आर एच आपस में इक्वल हो रही है 10 किलो ओम्स पे, तो सर्किट स्विच ऑफ हो जाएगा, खत्म कहानी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंच के पावर अचानक से फॉल कर रही है। क्यों फॉल कर रही है? क्योंकि सर्किट जो है वो क्या हो गया है, इस जगह पे जाके स्विच ऑफ हो जा रहा है, खत्म। अब आप इसको जो है वो करिए, सब लिखिए। कैसे लिखेंगे? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो एक तो लिखेंगे, ठीक है, करंट जो है वो शुरू में बहुत ज्यादा है, एक तो ये बात आप बताएंगे, ठीक है? तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, दूसरी बात ये बताएंगे। तीसरी बात आप ये बताएंगे कि जैसे ही दोनों रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत वीक पड़ जाती है और जो सर्किट है वो दोबारा से जो है वो ओपन सर्किट बन जाएगा और करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है? तो इसलिए आपको देखो पावर जीरो आ रही है इस वाले एरिया के अंदर। क्लियर? अब आप देखिए 3 नंबर में ये 3 बातें बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली the current in the magnetizing coil is large. Okay, as soon as बल्कि is large that holds is large due to which magnetic field या magnetic force holds holds the switch या holds the relay switch.
as soon as the resistance of variable resistor gets increased, current decreases, and magnetic field या magnetic force will not enough strong या will not strong enough to hold the switch closed. आ रही बात समझ में? क्लियर? आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, लिख लीजिए प्लीज इसको. The 40 watt heater connected to a 12 volt supply is switched on. The energy calculate the energy transfer in the heater. So energy transfer के लिए ठीक है पावर इनटू टाइम कर लें. पावर कितनी गिवन है? पावर गिवन है 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितनी है 2 इंटू 60 सेकेंड्स कर लें तो ये 4800 जूल्स हो जाएगा. क्लियर है? आ रही बात समझ में? नीचे लिख लीजिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, यहाँ लास्ट में लिखिएगा ये वैल्यू. ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर और रेजिस्टेंस निकालना है. सो आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी. सो वी कितना है 12 का स्क्वायर अपॉन पी की पावर कितनी है? पावर आपको दी हुई है 40 वॉट. क्लियर? सो आप सॉल्व करें, सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आपके पास आती है? 3.6. 3.6 3.6 ओम्स आएगी. क्लियर? नीचे लिख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इतनी है. द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सप्लाई इज 300 वोल्ट. ये मैक्सिमम वोल्ट यानी पीक वोल्टेज की बात कर रहा है. ठीक है, using the axis in figure 7.1 sketch the graph to show how the voltage of the supply varies with the time in a 0.05 seconds. तो सबसे पहली बात है कि y एक्सिस पे मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है. सो मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब है कि ये पीक वोल्टेज होगा. आ रही बात समझ में? दिस वुड बी द पीक वोल्टेज. ऐसे ही मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस वुड बी द पीक वोल्टेज, दिस वुड बी द पीक वोल्टेज. ठीक है, ये पीक वोल्टेज होगा, ये पीक होगा. ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ये पीक वोल्टेज होगा एंड सो ऑन. इस तरह से कहानी चले. ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक है, अब ये पीक है ना, ये पूरे पीक की लाइन होगी. ये पीक है, ये भी पीक है. इस तरह से कहानी चलेगी ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर. अब वो कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का काम ही नहीं है, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है. तब आप इसका पीरियड कैलकुलेट करो एक साइकिल का. तो यू नीड टू कैलकुलेट द पीरियड. पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इतनी है 50 है, तो ये हो जाए 0.02 सेकेंड. क्लियर? सो 0.02 सेकेंड्स की आपकी क्या हो जाएगा पीरियड. पीरियड का मतलब एक साइकिल. सो आपकी एक साइकिल जो होनी चाहिए वो 0.02 सेकंड की होनी चाहिए. यानी साइकिल आपकी यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से इधर है, फिर यहाँ से वापस इधर है. एक साइकिल आपकी ऐसे कंप्लीट होनी चाहिए. क्लियर? ये एक साइकिल का टाइम है 0.02. सो आइए बना लेते हैं. ठीक है, सो आइए बनाते हैं इसको. ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ नहीं आ रही है?
जी सर। पीरियड चेंज मत कर दीजिएगा, इस तरह से ही आपकी साइकिल्स बनेगी। देखिए टोटल साइकिल कितनी बनी है, 1 2 और हाफ, 2.5 साइकिल्स बनी है। ठीक है, 2.5 साइकिल्स ये टोटल बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो अब आपके मार्क्स 3 कैसे मिलेंगे, एक तो ये करेक्ट पीक पे मिलना चाहिए, करेक्ट नंबर ऑफ साइकिल्स पे आपको मिलना चाहिए, ठीक है, और साइन वेव पे मिलना चाहिए। ये साइन वेव है, साइनसॉइडल वेव कहलाती है, ठीक है। तो 3 मार्क्स आपको ऐसे डिवाइड होंगे, ठीक है। यानी कि एक तो करेक्ट आपने पीरियड बनाया, इस पे एक नंबर, करेक्ट पीक पे एक नंबर, ठीक है, और साइन साइन के शेप पे एक नंबर आपको मिलना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। द फिगर 7.2 shows the main power supply connected to a primary coil of the transformer. The primary coil contains 750 टर्न्स। ये प्राइमरी कॉइल है, इस पे 750 टर्न्स है। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता, हो सकता है आगे बता दे, ठीक है। और क्या कह रहा है, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड फ्रॉम आयरन। एक्सप्लेन व्हाई द आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, बिकॉज इट इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, या टेम्पररी मैग्नेट, या टेम्पररी मटेरियल होता है, ठीक है। इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल या टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज किस खुशी में प्रोड्यूस हो रहा है, इनका तो आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। वायर इधर ही है, ये वायर इधर ही है, और ये इंसुलेटेड वायर है, इंसुलेशन है, यानी कि इस पे इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें ये वाला इसका करंट इधर नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इसमें, वो एक अलग कहानी है, उससे एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा अलग कहानी है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी यहाँ, इसका करंट जो है इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से करंट यहाँ कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो आप बता देखो, वो है फैराडे के लॉ की वजह से। यहाँ पर जब टाइम वेरिंग करंट होता है, यानी कभी करंट यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, कभी करंट यहाँ से जाता है, यहाँ से वापस आता है, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऐसे, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कभी नॉर्थ पोल इधर बनाएगी, साउथ और अपना साउथ पोल इधर बनाएगी। कभी ऐसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है ना, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार, ठीक है। तो जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से जा रही है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। वो कभी साउथ इधर बनाएगी, नॉर्थ इधर बनाएगी, कभी ऊपर नॉर्थ, ऊपर साउथ, नीचे साउथ, कभी ऊपर साउथ, नीचे नॉर्थ, एंड सो ऑन। सो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होगा। यानी यहाँ करंट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड थी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसके गिर्द करंट पैदा होगा वायर में, और ये जो करंट पैदा होगा वो जाहिर है कि आपको सेकेंडरी कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस की सूरत में मिलेगा, या वोल्टेज आपको मिलेगा। बस ये कहानी आपने करने बतानी है 3 नंबर में। कैसे? सबसे पहले यहाँ टाइम वेरिंग करंट की बात करेंगे, यानी जो एसी करंट है उसकी बात करेंगे। फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जो कि यहाँ लिंक कर रही है, और तीसरे नंबर में इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात करेंगे। 3 नंबर 3 बातें, खत्म कहानी, ठीक है। एंड एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज देयर एट प्राइमरी कॉइल, ओके, ड्यू टू विच क्या होगा, आर टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज होती हुई, a time very magnetic field is there in the core as well as in the secondary coil। अब हमारा लिंक सेकेंडरी कॉइल से कोर से नहीं है, ठीक है। सो हमने कोर को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। सो अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल में जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है इस जगह पर, इसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर 3 बात है। आगे चलते हैं। देयर आर 60 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, एनएस, एनपी कितना दिया हुआ है,
एनपी का कितना कॉइल दिया हुआ है? एनपी का दिया हुआ है 750, ठीक है। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कह रहा है मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, ये आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम उसका रेशियो निकाल लेते हैं कितना होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए वोल्टेज है कितना। मीन्स में कितना वोल्टेज है? 300 है, ये दिया हुआ है 300 वोल्ट पीक वोल्टेज। सो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 300 वोल्ट, ठीक है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? वो है 750। सेकेंडरी का टर्न कितना है? वो है 60। और सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। सो प्राइमरी वोल्टेज अपॉन secondary voltage is equals to primary number of turn upon secondary number of turns. क्या आपको क्या निकालना है? आपको Vs निकालना है, तो Vs को एक तरफ कर लो, ठीक है। Vp इंटू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। सो Vp कितना है? 300 मल्टीप्लाई बाई एन एस कितना है? 60 डिवाइडेड बाई एन पी कितना है? एन पी है 750। जी कितनी वैल्यू आ रही है? 24। 24 वोल्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप। वैसे भी रेशो करेंगे तो 24 ही बनता है उसका। अब तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, नंबर ऑफ टर्न से भी पता चल रहा है ये, देख के क्लियर आ रही बस। तो 300 डिवाइडेड बाई आप डायरेक्ट कर लेते, अगर यही फैक्टर से जो इसको डिवाइड करने पे फैक्टर आ रहा है, यानी अगर आप इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो डिवाइड करने पे यानी कि 750 डिवाइडेड बाई 60 करें तो ये 12.5 आता है। यानी इसको अगर डिवाइड करें 750 से तो 12.5 आता है, और अगर आप इसको 300 से डिवाइड करते तो 24 वोल्ट आता। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जाहिर है वो एमसीक्यूज के लिए होता है, और यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लेना होता, आपको वर्किंग शो करनी होती है, ठीक है। ये सीन है। आगे क्या है? ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आए जरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वो कह रहा है द आइसोटोप ऑफ थोरियम, ये कह रहे हैं थोरियम है, ये इसका आइसोटोप है। तब आप क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते हैं। तो इसके न्यूक्लियस की कंपोजिशन में बात करें तो 2 प्रोटॉन्स हैं, और अगर 4 में से 2 निकाल दें तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं। कह रहे हैं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स, और कुछ भी नहीं है। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू अल्फा, दैट इज हीलियम, ठीक है। हीलियम का पार्टिकल है, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल डिके ऑफ थोरियम 230 प्रोड्यूसेस एन आइसोटोप ऑफ रेडियम। वो कह रहा है कि अब अल्फा जो है वो फर्दर डिके करके रेडियम का आइसोटोप बना रहा है। और रेडियम वो आपने देखा है तो रात में अक्सर घड़ियां वड़ियां चमक रही होती हैं, चाइना मास में या घड़ियों में ग्रीन लाइट होती है, वो चमक रही होती है, वो रेडियम होता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम ऑफ द आइसोटोप ऑफ रेडियम, ठीक है। वो कह रहा है कि द अल्फा पार्टिकल ऑफ थोरियम प्रोड्यूसेस एन आइसोटोप ऑफ रेडियम, ठीक है। चलो अब थोरियम यही सफीन है कि इसमें भी यही है, कि भी हो सकता है कि कह रहा है ना द आइसोटोप ऑफ थोरियम डिकेज बाय, ये डिकेज बाय का मतलब है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल निकला तो निकल के उसने क्या बनाया? उसने कोई भी नया एलिमेंट बना दिया, सपोज दैट रेडियम ही बना दिया उसने, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने यहाँ पे क्या बनाया? उसने यहाँ पर रेडियम बनाया, क्लियर है। वो कह रहा है डिस्क्राइब द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम ऑफ आइसोटोप ऑफ रेडियम। जब थोरियम में से आपका अल्फा निकलेगा और रेडियम बनेगा, सो थोरियम कितना है? 90 है, ये कितना है? 230 है। अल्फा कितना है? 24 है। तो जाहिर है 90 में से 2 निकालो तो ये 88 होगा, और ऊपर 230 में से 4 निकालो तो 226 होगा, खत्म, ठीक है। सो जो रेडियम है वो रेडियम में नीचे 88 और ऊपर 226 होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे जब तक किसी रिएक्शन में नहीं जा रहा वो, सो 88 ही होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास, यानी 226 में से 88 निकालो, सो 220 226 माइनस 88 करो तो ये 138 जो है वो न्यूट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ थोरियम 230 इज 75,000 ईयर्स, ये हाफ लाइफ है। इसको टी करके छोटा सा हाफ लिख देता है। A radioactive sample contains 7.2 into 10 to the power 16 thorium atoms, ये initial number of count है। Determine the time it takes for the number of thorium 230 atoms to decrease to 9 exponent 15।
ठीक है। पहले पहले इनिशियल इनिशियल जो उसका काउंट रेट है, इनिशियल जो नंबर ऑफ अंडे के न्यूक्लियाई हैं, वो 7.2 एक्सपोनेंट 16 लिखे हुए हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ 72 एक्सपोनेंट 15। और फाइनल जो काउंट है वो हो गया एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट 50। यानी 72 से डिक्रीज होके वो चला गया 9 पे। समझिएगा, 72 से काउंट डिक्रीज हो गया 9 पे। अब कितनी दफा डिक्रीज हो गया हमें नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं कितनी दफा में वो 9 तक आया। आई देखिए, तो पहले वो 72 एक्सपोनेंट 15 था, ठीक है। जो पहली हाफ लाइफ गुजरी होगी, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी होगी, तो वो 72 का आधा यानी 36 इंटू 10 हो गया होगा, ठीक है। जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरी होगी, तो वो 36 का आधा यानी 36 से चला होगा, और सेकंड हाफ लाइफ गुजरने पे वो 36 का आधा हो गया होगा, यानी 18 इंटू 10 हो गया होगा। और जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरी होगी, तो थर्ड हाफ लाइफ गुजरने का मतलब वो कितना हो गया होगा, वो यानी ये उसने 18 से अपना सफर शुरू किया, और वो 9 एक्सपोनेंट कितना 15, यानी 3 हाफ लाइफ, यानी उसकी एन की वैल्यू 3 है, 3 हाफ लाइफ है। ये उसने 3 हाफ लाइफ गुजारी है। तो अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम कितना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। एन का, एन इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाई 1 हाफ लाइफ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एन मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम आ जाएगा। सो एन कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 75,000। टोटल टाइम कितना आया बेटा, 225, 2,25,000 ईयर्स। आप लिखते हैं 2.25 इंटू 10 to the power 5 ईयर्स। इतना टाइम उसने गुजारा होगा, तब जाके उसके एटम यहाँ पर पहुंचे होंगे। क्लियर, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन इट डिकेज, सोडियम 230 also emits gamma radiation. Figure shows a narrow beam of a gamma radiation passing into an electric field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहा है, सो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेगा तो सीधा ही गुजरेगा, कहीं भी डेविएट नहीं करेगा, इसके सीधा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से भी वो सीधा ही जाएगा, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, गामा रेडिएशन है। अब आप पढ़ लें, उसने यही बोला है, ऑन फिगर 8.1 स्काई द पाथ ऑफ द गामा रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमने बना दिया, ठीक है, वो हमने बना दिया। फिगर 8.2 shows electric field replaced with a magnetic field that is directed into the page, ठीक है। ऑन फिगर 8.2 स्काई द पाथ गामा रेडिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमने बना दिया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन एवरी 24 आवर्स, ठीक है। हर 24 आवर्स में वो उसको रोटेट कर रहा है, ठीक है। फिगर 9.1 shows that the earth rotates object on the surface of the earth move in a circular path around the axis of rotation, ठीक है। Calculate the speed of the object at the equator as it moves in a circular path around the axis of rotation. Equator है, let's say यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और वो एक चक्कर लगा के या एक चक्कर लगा के जो है वापस आ रहा है 24 घंटे में, तो उसकी स्पीड पूछ रहा है, तो बता देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका स्पीड का, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो 2 पाई आर अपॉन पीरियड, ठीक है। अब 2 पाई आर की बात कर लेते हैं, तो आर आपको दिया हुआ है उसने अपना, यानी यहाँ से लेकर अंदर तक का जो रेडियस है, इसके सेंटर तक का वो आर दिया हुआ है। टाइम 24 आवर्स दिया हुआ है, डिवाइड कर लो। 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.142 रख लेना, 6.4 इंटू 10 to the power 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पीरियड। और पीरियड कितना है तुम्हारा 24 आवर्स, तो 24 एक घंटे में कितना, 24 आवर्स है, घंटे हैं। सो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। सो आप कर लीजिए इसको, 465.42, ओके फाइन। तकरीबन ये आप अगर इसको ले जाएं तो ये 460, या फिर राउंड ऑफ कहाँ पर होगा इसको देख लीजिए आप, जाहिर सी बात है ये वैल्यू सबसे मुनासिब ही लग रही है लिखने के लिए, क्लियर है। तो आप इसको क्या राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 470 कर लेंगे, 465 है तो राउंड ऑफ कर लेंगे 470 मीटर पर सेकेंड, यार।
Explain why the speed around the axis of rotation of an object on the earth decreases as the distance of the object from the equator increases. Because v is equals to circumference upon time है. So as the object approaches poles, okay, its circumference decreases with constant period. Hence velocity तो नहीं, मैं स्पीड की बात करता हूँ. स्पीड है, ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब v इंक्रीज होगा. ठीक है. The earth moves around the sun because the force act on the earth. State what provide this force. ठीक है. कौन सी फोर्स जो है वो जाहिर है कि किस तरह से ये फोर्स आती है, ये आप बताइएगा. ठीक है. तो जाहिर है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. क्लियर है. सो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. क्लियर. अर्थ पे वो एक्ट करती है. द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन ellipse. Clear? Describe what happens with the magnitude of the force that acts on the earth as it moves in this elliptical orbit. Clear? तो उसने क्या कहा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है, होता है एलिप्स का. ये कंप्लीटली ऐसे नहीं होता, इस तरह का होता है. अब अगर यहाँ पे कहीं पे सन मौजूद, सन एक कोने पे होगा, इधर कहीं होगा, तो जब अर्थ इधर पहुंचेगी, ठीक है, सन ये रहा, तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी. जब ये दूर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी. क्लियर है. आ रही बात समझ में. उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? जब करीब पहुंचेगी, जाहिर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. और जब दूर होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. खत्म. आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? चल, तो ये मैंने मेंशन कर दिया. अब आप यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लिख दो. ठीक है. तो वो यही बात कर रहा है कि अर्थ इट मूव के डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन द अर्थ. अब पहले फोर्स पे बात कर लेंगे, फिर इसके ऊपर स्पीड पे हम बात कर लेंगे. कोई मसले वाली बात ही नहीं है. ठीक है. पहले फोर्स पे बात कर लेते हैं. जब ये करीब आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. जब दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द सन ऑन द अर्थ increases as the earth comes closer and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब है, जाहिर है इसका उलट होगा. जब दूर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिक्रीज होगी. ठीक है. आ रही बात समझ में? एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ ट्रेवल्स स्लो व्हेन इट इज एट द फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, कम क्यों हो जाती है? नहीं, वो स्लो क्यों मूव करती है, तो उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि दूर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से. तो अब आप लिखेंगे एट द लार्ज distances at the large distance from sun, gravitational potential energy of earth increases, due to which kinetic energy, due to which नहीं का है, ज़्यादा अच्छा है, kinetic and kinetic energy, due to which ना का है, and kinetic energy decreases
due to which speed is also decrease. आ रही बात समझ में?